नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे विंध्य के विकास के बिंदु। दरअसल मध्य प्रदेश के रीवा में 5वां रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य विंध्य क्षेत्र को निवेश और औद्योगिक अवसरों को के केंद्र के रूप में जो है उसको स्थापित करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है। इसके दृष्टिगत मध्य प्रदेश में हुई इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में हुई कॉन्क्लेव में 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया और 50 से अधिक प्रमुख निवेशक और 3000 से अधिक एमएसआई जो हैं उद्यमी इसमें शामिल हुए। कॉन्क्लेव में मुख्य रूप से डालमिया ग्रुप, अडानी ग्रुप, बिड़ला ग्रुप, बालाजी ग्रुप के साथ ही पंतजलि जैसे नाम भी शामिल हैं। सम्मेलन का फोकस राज्य के प्रमुख क्षेत्रों ऊर्जा, खनन, कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, हस्तशिल्प में निवेश को प्रोत्साहित करने पर रहा है। कॉन्क्लेव में सरकार के विभिन्न विभाग, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, एमएसएमई और आईटी, खनन, ऊर्जा और पर्यटन विभागों द्वारा प्रमुख प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा नवीन और जो कहना चाहिए ऊर्जा के क्षेत्र में एक राउंड टेबल सत्र भी उद्योग के उभरते अवसरों और चुनौतियों पर विचार विमर्श भी हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सच्चे अर्थों में यह यज्ञ हो रहा है, हर कोई आहुति देने को तैयार है। मंच में कटनी और सिंगरौली में नया डिपो खोलने की घोषणा की गई। इस पर चर्चा करने से पहले सुनते हैं मुख्यमंत्री और दूसरे नेतागण रीवा कॉन्क्लेव के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं। यह जो आयोजन है, जो स्थानीय स्तर पर विशेष करके जो इन्वेस्टमेंट समिट का जो ये आयोजन है, यह अपने आप में ही अनुकरणीय है। अनेक प्रांतों के लिए, दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्रियों के लिए भी माननीय यशस्वी मोहन यादव जी ने जो इस तरह का जो आयोजन शुरू करके ये प्रदेशवासियों के लिए और प्रांत के लिए तो लाभकारी है, परंतु प्रांत के स्तर पर, जो स्थानीय स्तर पर, अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को लोग जान सके, जान करके अपने उद्योगों को लगा सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। इसके लिए एक बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है। पहले 18 साल तक शिवराज जी बड़ी बड़ी इन्वेस्टर्स मीट करते रहे, कॉन्क्लेव करते रहे, लोगों को बुलाते रहे, लाखों हेक्टेयर जमीन जो है उन्होंने उद्योगपतियों को दे दी, पर कोई उद्योग मध्य प्रदेश में लगा नहीं। और मध्य प्रदेश में उद्योग इसलिए नहीं लगते हैं क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अधोगति पे जा चुका है। इन्वेस्टर्स तो तब आएगा ना जब यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल फ्रेंडली माहौल होगा। जब है ही नहीं है तो कैसे होगा। इन्वेस्टर्स मीट केवल एक इवेंट बन के रह गए हैं। और मैं समझता हूँ कि जब तक यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौल ठीक नहीं होगा तब तक इन्वेस्टर्स यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाने आएगा नहीं। अब सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि कोई भी निवेशक आएगा तो वो सब देख के आता। कोई वो अपनी पूंजी लगाने ऐसी जगह नहीं आएगा कि उसकी पूंजी डूब जाए। और ये अगर 5वीं मीट हो रही है और इसमें रीवा में लोग आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो ये सोच के आ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले 4 जगह पर ये कॉन्क्लेव हो चुका है और मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह से लोगों को बुला रही है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उद्योग समूहों के सामने कोई ना कोई आकर्षण होगा, तभी वो इस तरह के कॉन्क्लेव में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एमओयू कर रहे हैं। तो विंध्य के विकास के जो बिंदु हैं उस पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिमानी सिंह जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ ब्रजराज सिंह जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी राकेश शर्मा हैं, उनका भी स्वागत है। तो सबसे पहले हम राकेश के पास चलते हैं। राकेश, आज दिन भर से जो गतिविधि रीवा में चल रही है, ऐसे हम पहले देखते थे, अगर हम पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश की बात करें तो रीवा थोड़ा चूँकि रेलवे ट्रैक से दूर था तो थोड़ा पिछड़ा माना जाता था, क्योंकि सतना से ट्रेनें चली जाती थी, रीवा के लिए 1-2 ट्रेनें चलती थी और धीरे रीवा एक तरह से एक कोने में पड़ता था। जबकि हम देखते हैं कि चूरहट से अर्जुन सिंह जैसे मुख्यमंत्री भी रहे, राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय रहा रीवा का क्षेत्र, पर कहीं ना कहीं यातायात की दृष्टि से और रेल यातायात की दृष्टि से वो कटा हुआ था। पर अभी रीवा को लेकर जिस तरह का फोकस हो रहा है और जिस तरह से ये आज कॉन्क्लेव हुआ है और जिस तरह से
समझा जा रहा है कि विंध्य में विकास के नए आयाम गढ़े जाएंगे, पर विपक्ष का कहना है कि इसके पहले भी शिवराज सिंह के समय बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हुई, ये एक इवेंट है ये, और इससे आज ज़्यादा कुछ नहीं। तो राकेश, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हो रहा है? देखिए सुभाष जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि विपक्ष जो बार बार आरोप लगाता है कि जो अभी तक इन्वेस्टर समिट हुए हैं उसका कोई नतीजा निकला। दरअसल देखिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो इन्वेस्टर समिट कराते थे, वो एक प्रादेशिक स्तर की होती थी, एक नेशनल स्तर की होती थी, या कहा जाए एक इंटरनेशनल स्तर की। इसमें तमाम देश विदेश के उद्योगपति शामिल होते थे। लेकिन इस बार यदि बात की जाए तो इस बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जिस प्रकार की ये जो रीजनल इन्वेस्टर समिट हो रही है, तमाम अलग अलग संभागों में इन्वेस्टर समिट हो रही है, ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो स्थानीय स्तर पे जो एक रिसोर्सेस होते हैं उसको सही ढंग से उसका दोहन कैसे किया जा सके और उससे किस प्रकार से रोजगार से जोड़ा जा सके, और एक औद्योगिक निवेश का जो वातावरण है उस संभाग में कैसे बनाया जा सके, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है सरकार काम कर रही है। देखिए दरअसल सुभाष जी, आज हम देखें कि आज यदि विंध्य क्षेत्र जो कि रेवांचल का एक जो एरिया है रीवा, वहां पर ये जो आज जो कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में जो आज एक कॉन्क्लेव हुई है, ये आने वाले समय में जो है विंध्य के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। दरअसल देखिए, आज इसमें इस प्रकार से पतंजलि ग्रुप के आचार्य बालकृष्ण ने कहा है कि पतंजलि ग्रुप जो है वो शुरुआत में रीवा और विंध्य में 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। इसके साथ ही जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी तमाम घोषणा की, और उन्होंने कहा कि रीवा में मल्टी मॉडल जो है लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। संजय दुबरी नेशनल पार्क को इंटरनेशनल लेवल का बनाया जाएगा और हेल्थ टूरिज्म को जो है डेवलप किया जाएगा। इसके साथ यदि हम बात की जो सीएम साहब की अलग अलग घोषणाओं की बात करें तो उन्होंने कहा है कि कंटेनर की दृष्टि से एक डिपो नहीं 2 डिपो बनाएंगे, और एक सिंगरौली में और एक कटनी में होगा। यानी सिंगरौली को भी उन्होंने सौगात दी और कटनी को भी दी है। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो एक्सपोर्ट की सुविधा के लिए जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे। सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, मैहर में एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाएगा। रीवा और सत्ता में मौजूदा एरिया के अलावा नए एरिया जो है इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र जो बेडन है उसमें 84 लाख रुपए की जलापूर्ति योजना रहेगी। हेल्थ टूरिज्म को डेवलप करेंगे, ये नया प्रयोग रहेगा, और पर्यटन में निवेश को लेकर भी जो है अलग से प्रावधान रहेगा। दरअसल देखिए, ये सीएम साहब की जो घोषणाएं आज उन्होंने तमाम विंध्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास को लेकर किए था, ये आने वाले समय के लिए हम तो कह रहे हैं, हमारा ही मानना है कि आने वाले समय में ये इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि खुद अभी हमारी कुछ देर पहले ही जो एक जो उद्योगपति हैं पुनीत डालमिया, जब वो निकले तो उनसे उनकी मीडिया से चर्चा हुई तो उनका कहना है 2 साल 9 महीने में मेरी सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पर जो है स्थापित हो जाएगी। और मैं जो समय बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये प्रोसेसिंग का समय होता है, 9 महीने सरकार की जो है जमीन से रिलेटेड, तमाम अन्य चीजों से रिलेटेड 2 साल का उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बताया, तो उन्होंने कहा है कि 2 साल 9 महीने। लेकिन और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम 3000 करोड़ रुपए का यहाँ निवेश करेंगे। तो माना जा सकता है कि तमाम जो उद्योगपति जो कि इस क्षेत्र में पहले से ही काम कर रहे हैं, वो अपने उद्योगों को यदि डेवलप करते हैं तो रोजगार और बढ़ेंगे, औद्योगिक निवेश का माहौल बनेगा। लेकिन साथ साथ यदि हम बात करें तो विंध्य क्षेत्र की बात की जाए तो मिनरल्स और इसके अलावा एनर्जी, ये जो है प्रमुख यहाँ के जो है खास जो है सेक्टर है। नवकरणीय ऊर्जा को लेकर बात की जाए तो रीवा में एक जो है बड़ा नवकरणीय ऊर्जा पार्क बना हुआ है। मिनरल्स की बात की जाए तो अपार जो है संपदा जो है, चाहे बॉक्साइट की बात की जाए, कोयले की बात की जाए, मैग्नीज की बात की जाए, ये तमाम जो है यहाँ पर जो प्राकृतिक संपदा जिसको हम कह सकते हैं मिनरल्स के रूप में हम जिसको जानते हैं, वो तमाम यहाँ पे भरी हुई है। उसका सही ढंग से जो है दोहन कैसे किया सकता है, तमाम इन मुद्दों को लेकर जो है सरकार अब मंथन कर रही है और इसको एक रोजी रोजगार से लेके औद्योगिक निवेश का वातावरण बनाने की कोशिश कर रही है। जी सर। पहले अभी खनिज पर 2 दिन की भोपाल में जो एक मीटिंग हुई थी और जिस कॉन्क्लेव हुआ था, प्रदर्शनी लगी थी, तो ये माना जा रहा था कि ये रीवा के पहले का होमवर्क है, क्योंकि रीवा में खनिज संपदा ज़्यादा है, तो उसका एक होमवर्क की तरह उसको देखा गया था। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस प्रकार से राजधानी भोपाल में जो 2 दिवसीय माइनिंग कॉन्क्लेव हुई थी, उस कॉन्क्लेव के जरिए जो है ये तमाम चीजें जो है तय की गई थी। तमाम अलग अलग जो उद्योगपति हैं उनको बताया गया था कि जो माइनिंग है मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में कहाँ किस तरह की जो है माइनिंग है और उसको किस तरह से औद्योगिक निवेश से जोड़ा जा सकता है।
तो ये तमाम जो माइनिंग कॉन्क्लेव के जरिए जो है जो इसके खनिज विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं संजय शुक्ला, उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया था और साथ में उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर आमंत्रित भी किया था कि आप माइनिंग सेक्टर में जो है आप अपना उद्योग लगाइए, सरकार आपको सपोर्ट करेगी। जी ठीक है। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता हैं ब्रजराज सिंह जी। ब्रजराज सिंह जी, चूंकि ये 5वां कॉन्क्लेव है और सरकार लगातार, जो मोहन यादव की सरकार है, वो पिछली बातों को छोड़कर कि शिवराज सिंह चौहान के समय क्या हुआ था, इनको छोड़कर वो आगे बढ़ने की बात कर रही है और रीजनल लेवल पर इस तरह के लगातार कॉन्क्लेव हो रहे हैं और स्थानीय उद्योगपतियों को और बाहर के उद्योगपतियों को बुलाकर जो स्थानीय संभावना है उनको लेकर बातचीत हो रही है और रीवा को हम उसी तरह से देखते हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं भी आपकी दृष्टि से ही इसको देखता हूं और आपने बहुत सरलता से, सुंदरता से चीजों को रखा है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि शिवराज जी के टाइम पे, जो राकेश जी ने भी कहा कि शिवराज जी के टाइम पे नेशनल लेवल पे होती थी और स्टेट लेवल पे होती थी, भोपाल या इंदौर के अंदर। नवाचार किया है डॉक्टर मोहन यादव ने, जो उज्जैन, ग्वालियर, सागर, रीवा इस जगह जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को उन लेके जा रहे हैं। आंखों से देखिए जगह को, क्या क्या संभावनाएं हैं, इजी कर रहे हैं बिजनेस को काम करने के लिए कि आपको सब सहूलियत मिलेगी। और जितने भी निवेशक हाँ कर रहे हैं, आप राकेश जी ने अच्छा कहा कि डालमिया ग्रुप ने कहा कि 9 महीने से 13 महीने के अंदर हमारी फैक्ट्री चालू हो जाएगी। तो इस तरह का जो एक नया वो चल रहा है नवाचार, जो माननीय डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हो रहा है, उसकी वजह से सरलता से हो रहा है। आपने कहा अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता की एक बाइट सुन रहा था, सुभाष जी, उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अधोगति को प्राप्त हो रहा है। तो अभी 3-3, 4-4, 5-5 जगह जो बाई रोड पे काम चल रहा है, रेलवेज पे, अभी रीवा के अंदर एयरपोर्ट की ओपनिंग हुई, माइनिंग और मिनरल्स कॉन्क्लेव की बात हो चुकी है कि वो होमवर्क के रूप में रीवा से पहले किया गया। इससे पहले एक और वो हुआ था जो ग्राम विकास सम्मेलन था। सुभाष जी, हम चारों तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश नंबर 10 से नंबर 5 पे पहुंचे। हमने लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश जो है नंबर 10 से नंबर 5 पे पहुंचे, जीडीपी के हिसाब से और विकसित प्रदेश के हिसाब से भारत के अंदर। इसलिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हर क्षेत्र पे काम कर रही है, किसान से लेके नल पानी से लेके सड़क से लेके इंडस्ट्री के ऊपर। मैं तो एक ही बात कहूंगा, जो आप लोगों ने कहा है वही कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि शिवराज सिंह के टाइम पे जो कार्य हुआ, वहां से प्रदेश कहां से कहां पहुंचा है। अब 5 साल बाद डॉक्टर मोहन यादव के टाइम पर जो भी काम होगा, उससे आप देखिएगा कि प्रदेश देश के अंदर 5वें स्थान पे पहुंचेगा और अपने आप को स्थापित करेगा। जी हिमानी जी, जैसा कि अभी कांग्रेस के बीजेपी के प्रवक्ता ब्रजराज सिंह जी ने कहा, राकेश हमारे सहयोगी ने भी रीवा से बहुत सारी चीज़ें बताई। कांग्रेस कहती है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये एक इवेंट है। अगर ये इवेंट है तो इतने सारे उद्योगपति आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। ये 5वीं हम लोग इस पे लगातार डिबेट करते रहे हैं और लगातार हर बार कॉन्क्लेव में हमने हर कॉन्क्लेव को कवर किया है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सरकार आगे बढ़कर उद्योगपतियों को बुला रही है, स्थानीय स्तर पर क्या संभावना हो सकती है, क्या वहाँ का जो है पोटेंशियल है, इसको सरकार देख रही है। तो कांग्रेस को बार बार कांग्रेस पीछे जा रही है और कहती है कि शिवराज सिंह साहब ने जो है वो MOU किया था, ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं हुआ। तो हम क्या ये मानकर चलें कि पिछले में यदि बहुत बेहतर नहीं हुआ तो क्या आगे की सुध नहीं लेंगे, या आगे जो कर रहे हैं उसको छोड़ दें और इसी बात का अफसोस जाहिर करते रहें कि पिछले में कुछ नहीं हुआ तो अब हमको कुछ नहीं करना है? हिमानी जी। शिवाजी जी, बहुत अच्छी बात बोली। पहले तो अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा था कि मोहन यादव सरकार खुद ये बोल रही है कि पिछली सरकारों में जो हुआ उसे छोड़कर, तो जो चीजें कंटिन्यूटी में चलती हैं उन्हें छोड़कर आगे नहीं बढ़ना होता है। उस जो अगर कोई स्वेटर बुन रहा होता है तो उसे छोड़ के नहीं बुनता, उसी के साथ उसको लगातार बुनता जाता है। और मैंने एक घरेलू उदाहरण दे दिया आपको। लेकिन दूसरी चीज मैं बता दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात की आपने, रीवा से हर महीने में 2 बार ऐसा एक वीडियो देखने को मिल ही जाता है जहां पर किसी मरीज को किसी गांव से खाट पर डालकर ले जाया जा रहा है या गोद में उठाकर ले जाया जा रहा है, किसी गर्भवती को कीचड़ से निकाल के ले जाया जा रहा है।
तो वहां पर एक पहाड़ी पड़ती है, घाटी, जहां पर पिछले वर्ष एक बहुत बड़ा बस का एक्सीडेंट हुआ था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो ये रही। दूसरी बात कि हम पुरानी, आपको आवाज आ रही है सुभाष जी जी मेरी? जी जी, बढ़िया से आ रही। सुभाष जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से। जी। तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं संभावनाएं हैं, आ रही हैं। तो आप और हम सभी मध्य प्रदेश के निवासी हैं, रहवासी हैं, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो या मीडिया हो, हम सबका आखिर में एक ही मूल उद्देश्य रहता है कि मध्य प्रदेश का विकास होना चाहिए। लेकिन जो हमारा पिछला अनुभव रहा है, उसी के आधार पर, अनुभव के आधार पर ही आगे की बात की जाती है। और जैसी माइनिंग की बात आती है तो ऐसा एक मन में भयावह सा डर उत्पन्न होता है कि जो रेत खनन के बारे में मध्य प्रदेश की स्थिति है, बाकी माइनिंग के जो क्षेत्र हैं, अगर उन पर भी सरकार की दृष्टि पड़ गई तो हमें वैसे बाहर से किसी उद्योगपति को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। अगर माइनिंग की बात है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भरपूर नेता और विधायक उपलब्ध हैं। माइनिंग का काम वो भली भांति करते हैं। आप रेत उत्खनन, रेत का जो खनन किया जाता है, उससे उस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो चीजें अभी हुई नहीं है, सिर्फ जिनकी संभावनाएं दिख रही हैं, उनमें हम पुराने अनुभव को बिल्कुल छोड़कर और बिल्कुल यही सोच लेंगे कि आगे हो जाएगा। जब हो जाएगा तो आप और हम सब मध्य प्रदेश के निवासी होने के नाते उससे खुश होंगे। लेकिन अभी जो वस्तु स्थिति है, बात तो कांग्रेस उसी आधार पर करेगी और चाहेगी कि पुरानी गलतियों को हम आपको याद दिलाएं, आप उन्हें भुलाकर, सॉरी, आप उनको सुधार कर आप बेहतर स्थिति बनाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश मध्य प्रदेश में आ सके। जी देखिए हिमानी जी, आप बात ठीक कह रही हैं कि जो रेत माफिया होता है वो रेत माफिया के छोटे छोटे हित होते हैं। पर ये जो कॉन्क्लेव है, जिसमें मान लो डालमिया समूह एक बड़ा सीमेंट उद्योग लगाना चाहता है, या बड़े इंडस्ट्रियल जो हैं वो प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहते हैं। एक होता है चोरी चकारी करना, अवैध उत्खनन करना, इससे कोई किसी राज्य का बहुत भला नहीं होता, व्यक्ति का भला होता है। पर जब इंडस्ट्री आती है तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। तो यदि सरकार सीमेंट फैक्ट्री के लिए या खनिज के उत्खनन के लिए ये सब चीज़ें करती है, तो ये बात सही है कि कुछ जगह रेत माफिया पूरे देश में, चूँकि रेत निर्माण के काम आती है और अभी प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं तो वहाँ पर भी रेत लग रही है। अब सरकार को ये चेक बैलेंस करना पड़ेगा कि जो लोग रेत निकाल रहे हैं वो प्रॉपर उन्होंने परमिशन ली है कि नहीं। अगर प्रधानमंत्री आवास का ठेकेदार उसमें रेत ले रहा है तो वो रेत अवैध उत्खनन की तो नहीं है। पर सीमेंट फैक्ट्रियाँ लगेंगी या बाकी जैसे कह रहे हैं कि वहाँ पर जो दवाई संबंधी जो है, मेडिसिन संबंधी चीज़ें होंगी, पर्यटन को लेके बात होगी, तो इसको कोई लोकल आदमी, जो लोकल नेता है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई हो, वो इतना बड़ा इन्वेस्टर नहीं है जितना बड़ा इन्वेस्टर एक बाहर से आता है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी बात होनी चाहिए। हिमानी जी, व्यंग किया था मैंने कि उत्खनन और खनिज का दोहन तो नेता लोग कर लेंगे, उसके लिए बाहर से इन्वेस्टर बुलाने की जरूरत नहीं है। दूसरे मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि डालमिया उद्योग हो या कुछ भी आएगा, जब स्थापित हो जाएगा तो हमें भी उतनी ही खुशी होगी जितनी मध्य प्रदेश के हर नागरिक को होनी चाहिए। मैं खुद पन्ना क्षेत्र की रहवासी हूँ। मैं आपको आपको सबको जानकारी है कि वहाँ हीरा जो है वो इस तरह से खनन किया जा सकता है कि कभी कभी आपको सड़क पर चलते हुए, बरसात के समय नदी के किनारे घूमते हुए आपको वहाँ हीरे मिल सकते हैं। पर उसका बहुत ज्यादा फायदा सरकार को नहीं हो पाता है। 3-3, 4-4 हजार में आप प्लॉट का पट्टा ले सकते हैं और वहां से आप अपना उसका खनन का, वो हीरे का खनन करवा सकते हैं। और फिर उसमें से 90% हीरा जो है वो प्राइवेट मार्केट में जाता है और सिर्फ उस व्यापारी को, सरकार को वो जो 3-4 हजार पट्टे के रूप में प्राप्त होते हैं वही सिर्फ प्राप्त होते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं मैंने आपको यही बोला कि कोई भी चीज आएगी तो हमें खुशी होगी। वो मैंने व्यंग किया था कि जो नेता होते हैं वो खनन बहुत अच्छे से करते हैं, जैसे रेत का करते हैं वैसे दूसरी चीजों का भी कर लेंगे। उनका उद्योगपतियों से कोई लेना देना नहीं है, वो मैं भी जानती हूँ। आएंगे तो वो होगा, लेकिन जो पुराने अनुभव हैं जब तक हम उनको बार बार याद नहीं करेंगे तो हम उनको सुधार नहीं पाएंगे। ऐसा हमारा विपक्ष होने के नाते विश्वास है कि ताकि जो पिछली बार कमियां रह गई हम उनको दूर करें, ताकि जो भी कॉन्क्लेव हो रही है वो सिर्फ इवेंट बन के ना रह जाए, वाकई मध्य प्रदेश में निवेश आ पाए और ये इवेंट्स में हमारा पैसा खर्च होना बंद हो जाए और जो गलतियां हैं वो हम सुधार लें। पर गलतियों को सुधारने के लिए उन्हें स्वीकार करने की सबसे पहले जरूरत होती है। ठीक है, चलिए ब्रजराज सिंह जी के पास चलते हैं। ब्रजराज सिंह, हिमानी जी जो बोल रही हैं वो कह रही हैं कि जो हमने पिछला देखा है, तो हम विपक्ष हैं, हमारा काम है कि हम सरकार को सचेत करें, हम कहें कि पिछली गलतियां ना हो
और वाकई में यदि निवेश आता है और मध्य प्रदेश उससे आगे जाता है तो उससे उनको भी खुशी होगी। पर उनके मन में ये आशंका है कि पिछला जो अनुभव कहता है वो अनुभव को लेकर बात कर रही। बृजराज जी। सुभाष जी, मैं साधुवाद दूंगा आपको कि आपने इनकी बात को बड़ा अच्छी तरीके से काउंटर अटैक किया और मुझसे सवाल भी बड़ा अच्छा पूछा। पर इससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अवैध रेत खनन को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार एम सैंड के क्रैशर के लिए लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है और 40% की सब्सिडी दी रही है। और सरकारी जो जितने भी कार्य होंगे उसमें अब नदी की रेत नहीं लगेगी, जो सैंडस्टोन होता है उससे बनाई हुई रेत का उपयोग होगा। तो उससे उस पे जो अवैध रूप से जो रेता का काम होता है उस पर काफी रोक टोक लगेगी। हिमानी सिंह जी को एक बात और मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि जो इंडस्ट्री होती है वो जो होती है वो एक नंबर में होती है। मैं शब्द थोड़ा नहीं इस कैप्चर कर पा रहा हूँ। इकोनॉमी जो है वो अगर पेपर पे होगी तो उसका उसकी गिनती होगी और वो कहीं ना कहीं जीडीपी में काउंट होगी। इसलिए अवैध रूप से किए गए व्यापार को और वैध रूप से किए गए व्यापार को एक ना बनाए। रीजनल इंडस्ट्री का जो उद्देश्य है वो बहुत अलग है कि व्यवस्था इकोनॉमिकली जो चीजें हैं वो ऑन पेपर हो, पूरी परमिशंस के साथ हो, सरकार को रेवेन्यू मिले, सरकार उस रेवेन्यू को इंफ्रास्ट्रक्चर पर अन्य विकास की योजनाओं पर खर्च कर सके। आप एक चीज समझने का प्रयास कीजिए सुभाष जी कि मध्य प्रदेश में इतने इंडस्ट्रियलिस्ट आ क्यों रहे हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर भरोसा है। आप मैं एक सवाल हिमानी सिंह जी से पूछता हूं कि आपके यहाँ भी इतने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होते हैं जहां 2-4 सरकारें इनकी बची हैं, वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट फल फूलता नहीं है। पहली बात, इनकी जहां पर सरकारें वहां रिपीट नहीं हो पाते। हम मध्य प्रदेश में 5वीं बार हैं, हरियाणा में 3री बार हैं, छत्तीसगढ़ में उसमें हम रिपीट होते हैं। आपके यहाँ कोई रिपीटेशन नहीं होता है। आप पे तो विश्वास ही नहीं है जनता को अब कि आप कोई अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन आज हिमानी सिंह जी ने कहा है कि उन्हें खुशी होगी, तो मैं हिमानी सिंह जी आपको अपनी सरकार की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि जो हम इंडस्ट्रियल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रहे हैं उसमें निवेश आएगा, वो निवेश जमीन पे उतरेगा और उस निवेश के जमीन पे उतरने से जो अमूलचाल परिवर्तन आएगा जनता के जीवन में, उसी से हम अगली बार चुनकर फिर से सरकार बनाएंगे। गुजरात जी, असली में आपने जो सवाल किया उसमें एक बड़ी मजेदार बात है कि असली में जनता ने 60-65 साल कांग्रेस को ही लगातार पूरे देश में काबिज रखा। तो वो सोचते हैं कि इनके 60-65 साल हैं तो आपको 2-4 बार 15-20 साल आपको भी रख के देख लेते हैं, क्योंकि जनता जो है वो थोड़ा न्याय करती है। तो सोचती कि बहुत साल ये लोग राज कर लिए हैं, अभी बीजेपी आई है तो इनको भी थोड़ा मौका दो। हाँ, पर जो गलतियाँ कांग्रेस ने की और जिसके लिए कांग्रेस कई जगह हाशिए पे गई और उनके यहाँ जिस तरह से चीज़ें हुई, तो कांग्रेस भी इस बात को रियलाइज़ कर रही है कि भाई ये कहाँ ऐसा चूक हो रही है। हाँ ठीक है, इंटरनल डेमोक्रेसी होती है, बहुत सारे गुट बनते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, पर अंततः ये होता है कि हमारा राज आए, हम जनता के बीच में काम करें। पर अगर वही नहीं आता है, अभी आपने हरियाणा की बात की, हरियाणा में जो सर्वे था वो ये सब मान के चल रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है। मध्य प्रदेश में अमूमन यही हालत थी कि कांग्रेस आ जाएगी, छत्तीसगढ़ में भी ये हाल था कि कांग्रेस आ जाएगी। पर होता यह है कि वो परीक्षा में पेपर तो करते हैं, रिजल्ट आता है तो पीछे छूट जाते हैं और आप लोग जीत जाते हैं। तो अभी थोड़ा जीत का सिलसिला आपका चल रहा है, पर अगर आपने कांग्रेस वाली गलतियां 61 साल गद्दी पे बिठाती, उसको उतारती भी है। जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि हम गलती, देखिए सुभाष जी, इनके एक बहुत सीनियर नेता हैं पी चिदम्बरम जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से ऑन रिकॉर्ड कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पॉलिसी एग्जीक्यूशन में हमसे बेहतर है। हम जो वादे करते हैं उनको पूरा करते हैं, पूरा करने का प्रयास करते हैं, नहीं होता है तो माफी मांग के फिर से करते हैं। लेकिन आप अगर सुभाष जी देखेंगे तो हमने जो पिछले 10 साल से 11 साल से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, माननीय शिवराज जी भी एक बीमारू राज्य को विकसित राज्य बना के गए हैं और आज उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कृषि के साथ साथ वो पॉलिसी एग्जीक्यूशन के हेड हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो सुभाष जी आप विश्वास कीजिए, जनता जनार्दन लोकतंत्र में भगवान है और भगवान बिल्कुल न्याय करते हैं। अगर हम गलती करेंगे तो हमको भी हटाएगी सरकार
जनता। लेकिन सुभाष जी विश्वास कीजिए, हम लोग पार्टी देश को प्रथम रखते हैं, अपने आप को बहुत नीचे पायने पे रखते हैं। हमारे लिए देश का विकास, विकसित भारत सपना ही नहीं है, एक ऐसी विचारधारा है जिसको हम पूर्ण करके ही दम लेंगे। विकसित भारत की अवधारणा को पूर्ण करने के लिए मध्य प्रदेश को भी विकसित बनाना होगा। जहां जहां हमारी सरकार है वहां पर हम विकास की धारा बहाएंगे, जनता जनार्दन का जो जीवन है उसको ऊपर ले जाएंगे स्तर को। आप देखिएगा सुभाष जी, कुछ दिन और रुकिए, आज के इतने विश्व में जो इतनी उठापटक हो रही है उसमें भी भारत देश मजबूती से क्यों खड़ा है? क्योंकि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने जितने डिसीजन लिए हैं वो आज कारगर साबित हो रहे हैं। जी हिमानी जी। जब ब्रजराज जी ने पी चिदम्बरम जी का जिक्र किया तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं भी सुब्रमण्यम स्वामी जी का जिक्र कर दूं। उनका एक इंटरव्यू ब्रजराज जी देख लीजिएगा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में क्या क्या खुलासे किए और क्या क्या बयान दिए हैं। तो दूसरे नेताओं की चीजों को, और ये कांग्रेस पार्टी की सबसे अच्छी मैं लोकतंत्र का वो हिस्सा मानती हूँ कि हम किसी की तारीफ करने में या किसी को सुझाव देने में कभी पीछे नहीं हटते। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगर कोई कुछ अच्छा करता है तो उसको बोल देना चाहिए, आपकी तरह नहीं कि सिर्फ आलोचनाएं करें। तो मैं बिल्कुल, जो अभी ब्रजराज जी बता रहे थे कि उद्योग में ऐसा होता है, एक नंबर में होता है, कागज में, वो सबको यहाँ पर पता है। और छोटा मोटा उद्योग जो भी चाहे राजनीति से वास्ता रखता हो, जीवन उपार्जन के लिए हर कोई कुछ ना कुछ इस तरह का करता है, ये बातें सबको पता है। बात यहाँ पर सिर्फ ये है कि जो उत्खनन की बात की थी कि वो इस तरह से बहुत अच्छी बात है कि आप वो वाला रेत यूज करना ही बंद कर दीजिए कि उसका किसी भी तरह से ये अवैध उत्खनन और नदियों का सीना छलनी होना बंद हो जाए। पर यहाँ बात सिर्फ इतनी की जा रही है कि आप इस तरह की परिस्थितियां बनाइए, भ्रष्टाचार, जो कमीशन जो उद्योग चल रहा था पुरानी सरकार में, वो सब इतना इस हद तक कंट्रोल कीजिए कि जो उद्योगपति आए हैं, और आपने भी सुभाष जी बोला था और इन्होंने भी पूछा कि क्यों आते हैं। देखिए, अब अंबानी जी ने शादी के इन्विटेशन दिए थे, उसमें सब गए थे और सब ने दावत भी खाई थी, सब फोटो भी खिंचवाए थे, लेकिन उनके व्यापार में सहयोगी कोई भी नहीं हो गया था। तो जो भी निमंत्रण दिया जाता है, तो एक सरकार की तरफ से कोई निमंत्रण होता है तो उद्योगपति आते हैं, बस वैसे वापस न लौट जाएं या रुक जाएं कुछ समय के लिए, ऐसी ही हम सब कामना करते हैं। चलो तो हम राकेश से पूछते हैं। राकेश भाई, उद्योगपति आए हैं, केवल अडानी के अंबानी के यहाँ शादी में आए थे, खाना खा के चले गए, ऐसी स्थिति तो नहीं है कि कुछ पैसे ऐसे खर्च करेंगे? कुछ क्या स्थिति है? देखिए सुभाष जी, दरअसल देखिए ये जो सबमिट हो रही है और खासतौर से रीवा में हो रही है, वो जिस तरह से हमें यहाँ पर यहाँ रिलायंस की तरफ से जो उनके प्रतिनिधि आए थे, HK त्रिपाठी, लगभग 31 साल से उस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने जो अपनी बात की है और जो उन्होंने अपना मोटिव बताया है कि हम मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में जो है निवेश करेंगे, उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने, इसके अलावा तमाम जो मंत्रीगण हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, तमाम जो नेतागण थे, उनके सामने अपना मोटिव जाहिर किया था। दरअसल देखिए क्या होता है कि कोई सी भी प्रोसेस होती है, सरकारी प्रोसेस में टाइम लगता है। 2 साल 9 महीने का समय पुनीत डालमिया आज ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने बोल गए हैं कि हमारी फैक्ट्री को, सीमेंट फैक्ट्री को लगने में 2 साल 9 महीने लगेंगे। ऐसे ही यदि रिलायंस के प्रतिनिधि यदि HK त्रिपाठी बोल के जा रहे हैं तो वो कुछ न कुछ करेंगे। दरअसल क्या होता है, सरकार और उद्योगपति की मंशा यदि साफ है और वो मध्य प्रदेश में यदि अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो उसमें आगे उनको सहयोग भी मिलता है। लेकिन देखिए, वाजिब ये भी है, विपक्ष का सवाल उठाना भी लाजमी है कि उद्योग क्यों नहीं आ पा रहे हैं, औद्योगिक निवेश क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, पिछली सरकार ने क्या किया, तमाम सवाल उठाए जाते हैं। दरअसल देखिए, ये इसलिए सवाल उठना भी लाजमी है क्यों 2008 से लेके यदि बात की जाए 2024 तक का जो 2005 से लेके 2024 तक का जो कार्यकाल रहा है, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान का, यदि उनका 15 महीने का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो लंबे समय तक वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने तमाम अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टर सबमिट कराई, लेकिन कुछ जगहों पे ही जो है इन्वेस्टर्स आ सके, उन्होंने अपनी रुचि दिखाई। लेकिन अब इस प्रकार से जो रिजल्ट्स इन्वेस्टर सबमिट हो रही है, ये चूंकि अभी इसी साल से शुरू हुई है, फरवरी माह से शुरू हुई है। दरअसल देखिए, किसी भी चीज में समय लगता है, हो सकता है आने वाले समय में इसके परिणाम भी दिखाई देंगे, अगले साल तक हमको कुछ समय दिखाई दे कि ये इस अंचल में जो है ये उद्योग स्थापित हो गया। क्योंकि खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है ग्वालियर चंबल संभाग में एक जो है उद्योग स्थापित कराने को लेकर काफी जो है उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुद ग्वालियर के इन्वेस्टर समिट में भी जो है तमाम उद्योगपतियों से आह्वान किया था कि आप ग्वालियर चंबल संभाग में आप उद्योग लगाएं। तो कह सकते हैं कि यदि मंशा साफ है तो जो है आने वाले समय में परिणाम भी दिखाई देंगे। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि मोहन यादव जो कॉन्क्लेव कर रहे हैं, रीजनल कॉन्क्लेव,
वो सफल होगी और बहुत सारे उद्योग जो स्थानीय संभावनाओं पे आधारित हैं या वहाँ पर जो भी चीज़ें उपलब्ध है प्रकृति के पास या मानव संसाधन के रूप में, उनका बेहतर इस्तेमाल होगा और वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, निवेश होगा और निश्चित रूप से ये सारे क्षेत्र मध्य प्रदेश जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और अगर नहीं बढ़ेगा तो नज़र रखने के लिए कांग्रेस है और वो बताएगी कि ये जो MOU हुआ है ये सफल हुआ कि नहीं हुआ। आप मेरे साथ डिबेट में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।